एक सीधी सादी खूबसूरत लड़की जो काफी इंटेलिजेंट थी और वो पुलिस कांस्टेबल थी, अचानक गायब हो जाती है। गायब हो जाने के बाद उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है और पुलिस उसे खोजने लगती है। तो पुलिस को पता चलता है कि वो जिंदा है। पुलिस 2 साल तक लगातार उसे खोजती रही लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस को ये बरोबर पता चल रहा था कि वो लड़की जिंदा है, क्योंकि उसका जो डॉक्यूमेंट है, जो एटीएम है, कोई तो यूज कर रहा था। यानी वो लड़की यूज कर रही थी, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट, वो वैक्सीन भी लगवाई थी अपने आधार कार्ड को देकर, तो उसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट भी था। तो यानी वो लड़की जिंदा थी और पुलिस और परिवार वालों को पता चल गया। लेकिन आखिरकार जो बाद में खुलासा होता है, जब पुलिस इस केस में 2 साल बाद एक चौंका देने वाला खुलासा करती है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। आखिरकार 2 साल बाद पता चलता है कि वो लड़की जिंदा ही नहीं है। फिर वो कौन था जो लड़की का वैक्सीन, जो लड़की का डॉक्यूमेंट यूज कर रहा था, जो लड़की का जो मोबाइल यूज कर रहा था, जो लड़की का बैंक यूज कर रहा था? फिर बाद में जाकर लड़की का कंकाल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक खौफनाक कहानी को लेकर। आज की कहानी एक खून जमा देने वाली कहानी और काफी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। आज की कहानी सुनाने से पहले जो लड़की है मोनिका यादव, इसकी पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बताता हूँ, फिर कहानी की शुरुआत करूंगा। ये जो लड़की है मोनिका यादव, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली लड़की थी। लगभग इसकी उम्र 19-20 वर्ष थी 2010 में। ये इसके सपने बड़े थे। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। तब ये पढ़ाई शुरू करती है। आखिरकार इसे एक छोटी सी उपलब्धि हासिल होती है और ये दिल्ली में कांस्टेबल बन जाती है 2014 में। 2014 में कांस्टेबल बनने के बाद मोनिका यादव दिल्ली चली जाती है और वहाँ पर बतौर कांस्टेबल काम करना शुरू करती है। काफ़ी अच्छा नाम कमाती है और पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार था और मोनिका के सपने भी बड़े थे। तो अब धीरे धीरे काम का सिलसिला जारी रहा और समय का पहिया आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे 4 साल का समय बीत गया। 2014 से काम करना शुरू की और 2018 का समय आ गया। अब 2018 में 4 साल काम करने के बाद मोनिका की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लग गई, पुलिस कंट्रोल रूम में। अब पुलिस कंट्रोल रूम में काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ये मोनिका यादव कांस्टेबल है, उसी तरह काफ़ी मेल कांस्टेबल होते हैं, फीमेल कांस्टेबल होते हैं। तो आपस में काम करते हैं, साथ में कोऑर्डिनेट मिलाकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। अब धीरे धीरे समय का भी पहिया बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे काम करते समय एक दोस्ती होती है उसकी एक और कांस्टेबल से। एक मेल कांस्टेबल होता है, उससे दोस्ती हो जाती है। किससे? एक मेल कांस्टेबल होता है राणा। राणा से उसकी दोस्ती हो जाती है और काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसे अब मोनिका को काफ़ी ज्ञान देता था, क्योंकि मोनिका नई थी और ये काफ़ी पुराना था। राणा, सुरेंद्र सिंह राणा, ये काफ़ी पुराना था। अब धीरे धीरे मोनिका के सपने तो बड़े थे। ये क्या करती है, काम करने के साथ पढ़ाई भी करती थी। पढ़ाई करती थी और धीरे धीरे समय आ जाता है, 2 साल और बीत जाते हैं कंट्रोल रूम में काम करते करते। साल 2020 आ जाता है। साल 2020 में ये सब इंस्पेक्टर बन जाती है, क्योंकि परीक्षा क्लियर कर ली थी। अपना परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई थी और जाकर उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बन जाती है। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद अब कुछ साल सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम करना शुरू करती है। अब फिर ये आ जाती है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आ जाती है यूपीएससी की पढ़ाई करने, क्योंकि अब इसे आईएएस ऑफिसर भी बनना था। इसके सपने काफ़ी बड़े थे, मैं आपको बता दे चुका हूँ। अब मुखर्जी नगर आ जाती है, जहाँ पर ये पहले काम करती थी दिल्ली में। तो इसकी एक दोस्त मतलब अच्छी दोस्ती भी थी। किससे? सुरेंद्र सिंह राणा से। और काफ़ी ये पसंद करता था सुरेंद्र सिंह राणा, यानी अपने दिमाग में रखता था कि मोनिका उसे पसंद थी, लेकिन मोनिका को कभी नहीं बताया उसने। मोनिका की हरदम मदद करता था, बातें करता था, सब कुछ मतलब एक नॉर्मल फ्रेंड जैसा रहते थे। लेकिन अपनी बात, अपने दिल की बात कभी मोनिका के सामने सुरेंद्र सिंह राणा नहीं रखा। धीरे धीरे समय आ जाता है 8 सितंबर 2021, जब मोनिका यूपीएससी की पढ़ाई कर रही है और एक सब इंस्पेक्टर भी है। अब मोनिका से झगड़ा होने लगता है। क्योंकि झगड़ा क्यों होने लगता है? झगड़ा किससे होता है? सुरेंद्र सिंह राणा से झगड़ा होने लगता है और किसी बात को लेकर ये लोग मतलब झगड़ा होने लगता है और अलग हो जाते हैं। फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। धीरे धीरे समय का पहिया फिर आगे बढ़ने लगता है। 20 अक्टूबर 2021 को एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है। परिवार के लोग आते हैं और अपनी लड़की मोनिका यादव के लिए बताते हैं पुलिस को कि हमारी लड़की से संपर्क नहीं हो पा रहा है और काफ़ी दिनों से वो गायब है।
फ़ोन भी कोई उठा नहीं रहा है। फ़ोन लगता है लेकिन फ़ोन कोई उठाता नहीं है। लेकिन हमारी लड़की जहाँ रहती थी हम वहाँ पर भी चेक कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो रहती नहीं है। अब पुलिस मोनिका के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती है और उसको खोजना शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है अपनी। अब उसके जो फ्रेंड्स थे, जो करीबी फ्रेंड्स थे, सबसे वो कांटेक्ट करती है पुलिस, जिससे जिससे वो मिलती थी, बातें करती थी, सबसे। लेकिन कोई भी, यानी कोई भी कांटेक्ट ऐसा नहीं था जो संदिग्ध था कि सस्पेक्ट लगे। पुलिस सभी फ्रेंड्स से बात करती है लेकिन कोई खुलासा नहीं होता है। और फिर सुरेंद्र सिंह राणा से भी पुलिस पूछताछ करती है, तो भी बताता है कि मेरे भी साथ रहती थी, बातें भी होती थी, दोस्त भी थी अच्छी, लेकिन अचानक वो लापता हो गई, मैं भी दुखी हूँ। ऐसा बात पुलिस को बताता है कि अचानक कहाँ तक दुखी हो गई, मेरे से नोक झोंक भी हुई थी, मेरी दोस्त थी किसी बात को लेकर, ये बताता है। तो पुलिस भी, क्योंकि सुरेंद्र सिंह राणा भी कांस्टेबल था और एक पुलिस वाला, यानी तो पुलिस भी विश्वास करती है और सच बोल रहा है, क्योंकि कांस्टेबल से नोकझोंक हुई थी, फिर दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। अब निखिल, अचानक मोनिका चली कहाँ गई? अब मोनिका के बारे में पुलिस पता करती है तो पता चलता है, जब फ़ोन यानी मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश करती है तो लोकेशन बंद रहता है, और फिर पुलिस जब फ़ोन लगाती है तो फ़ोन बंद आता है, और फिर कभी चालू रहता है, कभी बंद रहता है, ऐसा होता है। फिर पुलिस बैंक अकाउंट खंगालती है, तो बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं और फिर पैसे क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं, सब कुछ यानी निकलता है, कोई डालता है, सब कुछ होता है। अब पुलिस समझती नहीं है कि मोनिका है कहाँ, जिंदा भी है या मर गई है। अब मरने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है, एटीएम यूज़ हो रहा है, सब कुछ यूज़ हो रहा है, लेकिन मोनिका है कहाँ, वो मिल क्यों नहीं रही है? पुलिस को कोई लीड हाथ नहीं लग रही थी, सबसे बड़ा सवाल ये था, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था इस केस में। अब पुलिस क्या करती है कि जिस एटीएम से ये पैसे निकालती है, बैंक से विवरण लेती है, बैंक से इंफॉर्मेशन निकालती है कि इस किस बैंक से, यानी किस एटीएम से ये पैसे निकाले गए हैं, कब कब निकाले गए हैं, तो डिटेल आती है और एटीएम में जाती है, उस एटीएम में जाती है और वहाँ का सीसीटीवी खंगालती है कि कौन आया था, यानी मोनिका आई थी क्या पैसे निकालने। तब पुलिस जब चेक करती है, यानी जब सीसीटीवी चेक करती है, तो दिखता है कि एक कोई लड़की हेलमेट लगाकर आ रही है, पैसे निकाल कर जा रही है, यानी पुलिस को लगता है कि मोनिका है। अब पैसे भी निकाल रही है तो मोनिका कहाँ गायब हो जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस के सामने एटीएम चेक कर चुकी, लेकिन एटीएम से कोई ब्रेक थ्रू, कोई लीड नहीं मिली मोनिका की, फ़ोन नंबर से कोई ब्रेक नहीं मिला, कोई लीड। अब पुलिस क्या करती है, धीरे धीरे साल 2019 उस समय कोरोना चल रहा था, कोरोना काल, तो लगातार लॉकडाउन लग रहे थे, दिल्ली में लोग परेशान थे, पुलिस की भी ड्यूटी उस समय ज़्यादा थी, तो पुलिस भी केस में पूरा यानी अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी, यानी एक माइंडसेट से काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोरोना में पुलिस के ऊपर भी लोड काफ़ी ज़्यादा था, जगह जगह लॉकडाउन लगाए थे, नियमों का पालन कराना और लोगों का जो क्राउड है उसे मैनेजमेंट करना, काफ़ी काम थे। कोविड काल में मुंबई दिल्ली में रहे होंगे, उनके बाकायदा उन्हें पता होगा किस तरह लॉकडाउन को झेला है लोगों ने और पुलिस ने किस तरह कंट्रोल किया है सिचुएशन को। अब पुलिस के ऊपर भी लोड लगातार जब बढ़ रहा था, काफ़ी और भी केसेस थे, मोनिका के केस तो थे ही, लेकिन मोनिका का केस एक उलझा हुआ केस था। अब पुलिस भी क्या करती है, पुलिस भी सोचती है कि ये लड़की होगी जिंदा कहीं। अब एटीएम में भी कोई हेलमेट लगाकर पैसे यूज़ कर रहा, तो फिर पुलिस को कुछ दिनों बाद एक और इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है कि मोनिका ने वैक्सीन भी लगवाया है, उसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट भी पुलिस को हाथ लगता है। यानी कि अब तो कंफर्म हो जाता है कि मोनिका जिंदा है। अब सुरेंद्र सिंह राणा एक इन्फॉर्मेशन देता है, यानी जो दोस्त था, जो कांस्टेबल, जब उससे परिवार के लोग मिलते हैं तो परिवार को बताता है और पुलिस वालों को बताता है कि एक लड़का है रवीन, जिसकी उम्र 26 साल है, उसके साथ मोनिका भाग गई है। मोनिका यादव, जो कांस्टेबल, जो उसकी दोस्त थी, वो एक रवीन नाम के लड़के के साथ भाग गई है और रवीन का एक वीडियो दिखाती है कि मैं और रवीन खुश हैं, हम दोनों एक साथ। ये वीडियो देखने के बाद परिवार को भी लगता है कि हमारी बेटी जिंदा है, यानी बेटी हमारी कहीं तो जिंदा है। पुलिस को भी लगता है कि मोनिका कहीं किसी के साथ भाग गई है। लेकिन परिवार में एक तो कोई था जो इस बात पर विश्वास नहीं करता था, वो थी मोनिका की बहन। मोनिका की बहन अपनी बहन को बाकायदा जानती थी कि उसकी बहन कैसी है। वो कभी जब उस वीडियो को देखती है कि मैं और मोनिका खुश हैं, जब वो रवीन नाम का लड़का वीडियो में बोलता है, तो वो हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे कर सकती है मेरी बहन। तब वो किस केस में
पुलिस को सिर्फ ये कहती थी कि मेरी बहन को खोज निकालो, मैं अपनी बहन से बात करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस उसे खोज नहीं पा रही थी। पुलिस को लगता है कि कहीं भाग गई होगी, किसी और शहर में होगी। अब केस इतना उलझ चुका था कि पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। अब क्या होता है कि लगातार एक एक दिन बाद एक एक नई नई रिकॉर्डिंग भी सुनाता रहता। ये जो दोस्त है परिवार वालों को बताता था कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, देखिए एक रिकॉर्डिंग और भी है, वो भेजा है ऐसा। तो परिवार वाले भी संतुष्ट रहते थे कि हमारी बेटी कहीं जिंदा है। लेकिन जो बहन है अब वो क्या करती है कि अब कमिश्नर से मिलने का प्लान बनाती है। 12 अप्रैल 2023 को कमिश्नर के पास जाती है और अपनी बहन के केस के बारे में पूरा बताती है कि सब इंस्पेक्टर थी, क्योंकि छोटी मोटी कोई नॉर्मल लड़की तो गायब नहीं होती। एक सब इंस्पेक्टर लड़की यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी आईएएस बनने का। अब वो गायब होती है तो उसकी बहन कमिश्नर से मिलती है और ये सारा केस बताती है। तो कमिश्नर जांच के मतलब कि हम जांच करेंगे आश्वासन देते हैं। अब धीरे धीरे समय आ जाता है, 1-2 महीने और बीतते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई में ये केस ट्रांसफर कर दिया जाता है क्राइम ब्रांच को। क्राइम ब्रांच को जब इस केस को ट्रांसफर किया जाता है तो क्राइम ब्रांच इस केस को रीओपन करती है, वापस शुरुआत से जांच करना शुरू करती है। अब शुरुआत से जांच करती है तो पुलिस को एक आदमी और एक बंदा हाथ लगता है जिसका नाम राजपाल था। राजपाल जब हाथ लगता है, राजपाल वो व्यक्ति था जो डुप्लीकेट सिम बेचा करता था। अब ये डुप्लीकेट सिम उस रवीन नाम के लड़के को इसने बेचा था, यानी बिना डॉक्यूमेंट के। आपको लग रहा है ना, रवीन वीडियो करता था, कांटेक्ट करता था, ऑडियो भेजता था, क्योंकि वो बिना डॉक्यूमेंट का सिम था तो उसके जरिए ये कांटेक्ट करते थे लोग। तब अब उसको रवीन को गिरफ्तार करती है पुलिस। रवीन को काफ़ी खोजती है और मुखबिरों की सूचना और मुखबिरों को एक्टिव करती है और रवीन को किसी तरह गिरफ्तार करती है। अब रवीन को सवाल जवाब उससे पुलिस शुरू करती है। अब रवीन एक नाम लेता है जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। रवीन नाम लेता है सुरेंद्र सिंह राणा का। वही सुरेंद्र सिंह राणा जो उसके साथ उसका दोस्त था, उसके साथ 2-3 सालों काम किया, जिसकी उम्र 40 साल है, 42 साल। वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, जो पुलिस को इंफॉर्मेशन देता था, जो पुलिस को मदद करता था इस केस में। जब उसका नाम आता है तो पुलिस तो हैरान रह जाती है। अब ये कहानी क्या है, मोनिका कहाँ है और ये मामला क्या है, पुलिस एक मिस्ट्री में फंस कर रह जाती है। अब पुलिस सुरेंद्र सिंह राणा को उठाती है, उस कांस्टेबल को। अब उस कांस्टेबल को जब पुलिस उससे कड़ाके से पूछताछ करती है, कड़ाके से जब पूछताछ करती है तो आखिरकार वो टूट जाता है और एक नई कहानी और एक खौफनाक कहानी सामने निकल कर आती है। बात ये थी, जब झगड़ा हुआ था ना 2021 में 8 सितंबर को, उसी समय जब झगड़ा हुआ था तो ये गला घोट दिया था मोनिका का। यानी दिल्ली का एक इलाका है, उस इलाके में सुनसान जगह पर ये मिले और ये दबाव बनाने लगा शादी करने का। यानी बताता है कि वो शादी करने के लिए, यानी उसको प्रपोज किया, लेकिन वो मना कर दी। वो बोलती है मैं तुम्हें पिता समान मानती हूँ, तुम मुझे मदद करते थे, तुम 40 साल के हो, मैं 25 साल की हूँ। अब वो गुस्से में आ जाता है और ये बात से बार बार ये मोनिका को समझाने की कोशिश करता, लेकिन मोनिका मानने को तैयार नहीं थी और गुस्से में आता है और मोनिका का गला घोट देता है और मोनिका की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर ये कुछ लोगों को बुलाता है और उनकी मदद से क्या करता है कि बॉडी को लेकर जाकर नाले में फेंक दिया। अब नाले में फेंक दिया बॉडी को। अब नाले में फेंकने के बाद अब क्या करता है कि ये अपने साले नवीन को लाता है, रवीन को लाता है जो 26 साल का है, उससे वीडियो रिकॉर्ड कराता है और एक मनगढ़ंत कहानी और एक खौफनाक कहानी की स्क्रिप्ट लिखना चालू करता है। एक कांस्टेबल का दिमाग है ये। अब वो क्या करता है कि वीडियो बनवाता है, बताता है कि मेरे साथ मोनिका खुश है रवीन से, उसके अपने साले से। अब वो वीडियो दिखा के लोगों को गुमराह करता था कि मोनिका भाग गई है, कि कोई मामला गर्म ना हो कि मोनिका कहीं भाग गई है, ना कि वो मरी है। अब ऐसा दिखाने के लिए वो क्या करता था कि अलग अलग महिलाओं को होटल ले जाता था और उसकी डॉक्यूमेंट पे कि डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहा है, और उसके हेलमेट पैर के किसी लड़की से पैसे निकलवाता था उसके एटीएम से कि लगे कि मोनिका जिंदा है। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनवा लिया, क्योंकि कांस्टेबल था, पौष थी। अब धीरे धीरे ऐसी नई कहानी, मनगढ़ंत कहानी लिखता गया। आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी, दृश्यम 1 देखो, दृश्यम 2 देखो, किस तरह अजय देवगन उस फिल्म को गुमराह करता है, एक स्टोरी को, एक डुप्लीकेट स्टोरी को एक रियल स्टोरी को तब्दील कर देता है और इस केस को सॉल्व ही नहीं होने देता है। इसी तरह ये भी करने की एक नया दृश्यम लिख रहा था, एक नई स्क्रिप्ट लिख रहा था पिक्चर की।
अब आखिरकार मोनिका है कहाँ, मोनिका की बॉडी कहाँ है? मोनिका तो मर चुकी है, मोनिका की बॉडी। अब पुलिस उस कांस्टेबल को के साथ जाती है और उसकी निशानदेही पर उस नाले में जाती है जहां उस मोनिका की बॉडी को डंप किया था, यानी फेंका था। जब पुलिस वहां जाती है तो मोनिका की बॉडी तो नहीं मिलती है, लेकिन एक कंकाल मिलती है, क्योंकि 2 साल का समय बीत चुका था। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है 2021 में, जाकर 2023 के एंड में ये केस का खुलासा होता है, यानी जो अभी 24 चल रहा है ना, फरवरी मार्च, आज 2-3 मार्च है, आज से लगभग 3-4 महीने पहले इस केस का खुलासा हुआ है। तब तब बॉडी तो पूरी डिकम्पोज हो चुकी थी, थोड़ी बहुत हड्डी मिलती है, यानी कंकाल मिलती है। अब कंकाल मिलने के बाद भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या पता ये कंकाल किसी और का भी हो, यानी क्या पता हो कि ये एक एविडेंस चाहिए, एक ठोस सबूत चाहिए होता है कि मोनिका मर गई, उसे सिद्ध करने के लिए, उसे डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो अब मोनिका की डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी परिवार से, उसके कंकाल की, इसको स्केलेटन का, तब पता चलेगा ये बॉडी, ये कंकाल मोनिका का है या किसी और का, तब सिद्ध होगा। अब डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है और कोर्ट में पेश किया जाता है, और इसे अब कोर्ट में मामला चल रहा है, पुलिस सबूत को पेश कर रही है। आशा है कि ये कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा को कठोर सजा मिलेगी, क्योंकि काफ़ी खतरनाक और एक उलझी हुई, पुलिस को भी उलझा कर रखा, परिवार को भी उलझा कर रखा, और एक नई कहानी। 2 साल तक ये पुलिस के सामने, परिवार के सामने रहा कातिल, लेकिन पुलिस के सामने गुमराह करता रहा पुलिस को। मुझे आशा है कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,